या एसोसिएशन आ हमारे किसकी बात कर रही हो? कोहोर्ट की? कोहोर्ट के अंदर हमारे पास कोई और चीज़ नहीं होगी, सिर्फ रिस्क फैक्टर्स होंगे, बस इतना याद रखो। और गाइस डोंट मेक इट सो मच कॉम्प्लिकेटेड, इतना ज़्यादा मेस था ग्रुप के अंदर भी। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। आप लोगों को पता है मिड कितना आसान आया था? तो केस कंट्रोल की स्टेटमेंट आसान ही होगी, सारे बच्चों के लिए होगी वो, और वो बहुत ईज़ी होगी। मुझे बहुत ज़्यादा गालिब गुमान लगता है कि वो क्रॉस सेक्शन होगी, सिंपल जेनेरिक स्टेटमेंट होगी, लेकिन उसको आइडेंटिफिकेशन उसकी लिखनी है, उसके एटलीस्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो सबको आने चाहिए, जो उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ही लिखने हैं, उसी के मार्क्स हैं ज़्यादा। है। हाँ बताओ। मेरा नेट चला गया था, दोबारा बता दो। मेरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसके बाद नेट चला गया था। किसका पूछा था क्वेश्चन? यही कि उसमें हमने क्रॉस सेक्शनल में एसोसिएशन रिलेशनशिप इम्पैक्ट पढ़ लिया। अब कोहॉर्ट में भी कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स आ रहा है, मतलब ये दोनों चीजें तो इनमें सेम हो गई है ना। नहीं, मैंने तुम्हें बताया कि कोहोर्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ रिस्क फैक्टर्स होंगे। अभी हम सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक हैं। स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करना, केस को जांचना, वो बाद की बात है। जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, बाद में उस चीज़ों के रिलेशनशिप्स वगैरह निकालने बैठ जाते हैं। इनिशियली हमारे पास सिर्फ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कोहोर्ट के अंदर, बस। ठीक। और मैंने भी एक बात कही है, मैंने कहा है कि प्लीज़ इस केस कंट्रोल को या केस स्टडी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं अपने लिए और ना दूसरों के लिए। जो जनरल निशानी है बस इस पे रखें, और डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत ज़्यादा पीएचडी लेवल का सवाल आएगा। बहुत जेनेरिक सवाल होगा, बहुत ईजी होगा उसको रिकॉग्नाइज करना, लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आप लोग उसको गलत कर लेंगे। तो वो चीज़ ना करें प्लीज़, ज़्यादा ना सोचें, ना ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि मैम ने सबका ख्याल रखना है। 2-4 बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं, मैम ने उसके लिए थोड़ी पेपर बनाना, पूरी क्लास के लिए पेपर बनाना है ताकि पूरी क्लास कर सके। सो डोंट वरी। और मुझे लगता है कि हमारा क्रॉस सेक्शन आएगा, क्रॉस सेक्शन शायद पेपर में आए, तो उसको आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये क्रॉस सेक्शन स्टडी है। उसके बाद आपने उसकी जस्टिफिकेशन लिखनी है। जस्टिफिकेशन में आप लोग ये लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों के दरमियान में स्टडी कंडक्ट हो रही है, इस वजह से हमें लग रहा है कि ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग आएंगे और बताएंगे उसके उस पहले बताएंगे कि ये स्नैपशॉट स्टडी होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें जो है वो रिलेशनशिप पता चलता है, हमें इम्पैक्ट का पता चलता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, ये बताना है। फिर उसके एडवांटेजेस जो लिखे हुए हैं और जो डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, शायद सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही लिखे हुए हैं, वो बताना है। उसके डिसएडवांटेज के अंदर आता है कि लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप हमें चाहिए, और और क्या डिसएडवांटेजेस के अंदर क्रॉस सेक्शन के? को रिलेशन बताता है, कैजुअल रिलेशनशिप नहीं बताता है गेस। हाँ, सिर्फ कोरिलेशन बताता है, कैजुअल रिलेशनशिप क्यों नहीं बताता? क्योंकि क्रॉस सेक्शन स्टडी के अंदर अच्छा, इसके अलावा क्रॉस सेक्शन स्टडी जो है वो प्रेवलेंट स्टडी भी होती है। एक पॉइंट प्रेवलेंस और पीरियड प्रेवलेंस का मैम ने जिक्र किया था कि पॉइंट प्रेवलेंस होगी कि अगर मैं आप लोगों से कोई बात पूछता हूँ अभी की, कि आप लोगों ने पेपर की तैयारी की है, अभी आप लोगों ने पेपर की तैयारी की है, तो ये पॉइंट प्रेवलेंस होगी। कुछ कह देंगे कि ये, कुछ कहेंगे नहीं की। और पीरियड प्रेवलेंस क्या होगी कि आप जब से ये सेमेस्टर शुरू हुआ है, आप लोग पढ़ते रहे हो, पढ़ाई करते रहे हो, ये पीरियड प्रेवलेंस है। जब से सेमेस्टर शुरू हुआ तब से आज तक ये पीरियड प्रेवलेंस है। तो ये दो तरह से, इस तरह से आता है। तो अगर हम, तो फिर हमें इसमें ना कैजुअल रिलेशनशिप नहीं पता चलता, या तो एक पीरियड का पता चल जाएगा या एक पॉइंट का पता चल जाएगा, लेकिन उस पीरियड से पहले, उस सेमेस्टर से पहले हमें नहीं पता चलेगा कि आप लोग पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। मतलब ये इस तरह से है, सिर्फ कोरिलेशन का पता चल जाएगा। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन से पहले, हो सकता है कि पहले उसका उस वेरिएबल के साथ कोई रिलेशनशिप ना हो, तो इसका हमें नहीं पता चल रहा होता इसके अंदर। ये डिसएडवांटेज है, इस वजह से लिखा हुआ है नो कैजुअल रिलेशनशिप इसके डिसएडवांटेज में। और लार्ज नंबर ऑफ इसके लिए सैंपल साइज हमें चाहिए हो सकता है, क्योंकि 1, 2 या 10, 15 बच्चों या 20 या 50 बच्चों का सैंपल साइज लेकर हम जो है ये स्टडी कंडक्ट नहीं कर सकते। हमें ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, ज़्यादा पॉपुलेशन चाहिए, क्योंकि हमने देखा था जब हमने अपना क्रॉस सेक्शन वाला हमने अपना क्वेश्चन डेवलप किया था, और हमारे जो आउटकम्स आए थे वो परसेंटेजेस के अंदर आए थे
कि 50% लोगों ने ये कह दिया, तो उसके लिए कोई 1000 एक बच्चा इतने लोग तो हों ताकि वो परसेंटेजेस सेटिस्फाइंग भी हो। अब हो सकता है कि आपने सिर्फ 100 बच्चों को टारगेट किया है और वो 100 बच्चे जो हैं डिप्रेशन का शिकार हैं, 100 ही बच्चे डिप्रेशन का शिकार है, आपने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट वाले बच्चों को ही किया है। फॉर एग्जांपल अब कौन सा सबसे मुश्किल होता है, सीए के बच्चों को ले लेते हैं, हमने सिर्फ सीए के बच्चों को टारगेट कर लिया 100-200 के सेक्शंस को, तो वो सारे ही डिप्रेशन में होते हैं क्योंकि उनके पेपर पास नहीं हो रहे होते, उनकी जिंदगी रुकी होती है, किस्म की पेपर फेल हो रहे होते हैं। तो इस वजह से लिखा हुआ है कि लार्ज सैंपल साइज रिक्वायर हो सकता है कि अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहिए इसके अंदर। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने अभी पेपर को अटेम्प्ट करने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मेथड बताया है। ये क्वेश्चन हमें आएगा, स्टेटमेंट होगी और मैंने मतलब मुझे लग रहा है कि शायद क्रॉस एक्शन आए जिसमें रिलेशनशिप का वर्ड यूज हो सकता है, इम्पैक्ट का लफ्ज यूज हो सकता है, 2 वेरिएबल्स होंगे, तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई दिस इज क्रॉस सेक्शन स्टडी कि उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि आपको क्यों लगता है कि क्रॉस सेक्शन स्टडी है। ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन में आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और इन दोनों के दरमियान क्योंकि क्रॉस सेक्शनल के अंदर हम यही चेक कर रहे होते हैं, हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो इस वजह से ये क्रॉस सेक्शन स्टडी है। और उसके बाद आप कर सकते हैं इसकी, फिर आपने इम्पोर्टेंस बतानी होती है उस स्टडी की, तो इस इम्पोर्टेंस में वो सारा पीपीटी का तकरीबन डाटा आ जाता है कि स्नैपशॉट स्टडी है, वन टाइम इंटरेक्शन है और इसमें इसको प्रेवलेंस स्टडी भी कहा जाता है, इसमें पॉइंट प्रेवलेंस का जिक्र होता है, इसमें पीरियड प्रेवलेंस का जिक्र होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे और फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करेंगे। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, गाइस ये तो सब ये करनी है किसी ने, ये सबने वैसे देखी हुई है। मैं कह रहा था हम डिजीजेस को डिस्कस कर लेते। नहीं, मैंने ये आउटब्रेक्स की बात कर रहे हो, एपिडेमिक, डेमिक, एंडेमिक? नहीं नहीं, स्क्रीन नहीं शो हो रही नहीं, मुझे नहीं हो रही। गाइस, आप लोगों की स्क्रीन स्क्रीन शो हो नहीं रही है? होगी शो। नहीं हो रही? नो। किसी का भी नहीं हो रही है। मैंने की तो हुई है यार शेयर, दोबारा की है। अब अब हो रही है। मैं इनकी बात मेरी बात सुनना। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हम सब ने पढ़े हुए हैं। मैं कह रहा था हम डिजीजेस को डिस्कस कर लें जो पेपर में आनी है। एक दफा बता दो कि इसमें से है कौन सी, बस जल्दी से बताते जाओ। इसमें रिलेशनशिप का वर्ड आ गया तो भाई अच्छा हाँ, तो हम क्रॉस सेक्शन होगा। हाँ ये क्रॉस सेक्शन होगा और यहाँ पे च्यूइंग एबिलिटी है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एबिलिटी, और फिर ये न्यूट्रिशनल स्टेटस ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये भी रिलेशनशिप आ गया बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान, इंडेक्स ऑफ न्यूट्रिशन क्वालिटी ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और रिस्क ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। पोटेंशियल रोल ऑफ आयोडीन एक्सेस इन थायराइड कैंसर, यहाँ पर डिजीज का जिक्र आ रहा है। ठीक है, डिजीज का जिक्र आ रहा है और हमारे पास बिनाइन थायराइड ट्यूमर पहले है। रिस्क बताया गया है। वो पोटेंशियल रोल ऑफ आयोडीन। वो डिजीज का ही जिक्र है, उसी डिजीज का तो रिस्क। ये केस कंट्रोल है। हाँ ये हमारे पास केस कंट्रोल है। उसके पास न्यूट्रिशन एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस, ये देखो रिस्क फैक्टर्स उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट के अंदर दे दिया है, तो ये हमारे पास कोहोर्ट है। रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो कोहोर्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एंड रीजनल वेरिएशन ऑफ हाइपरटेंशन इंसिडेंस इन चाइना, ये क्या है गाइस? ये भी हमारे पास केस कंट्रोल ही है क्योंकि यहाँ पर हाइपरटेंशन की बात हो रही है और हाइपरटेंशन जो है वो एक डिसऑर्डर है। ठीक है, डिजीज है। मैं तुमने कहा था 20 से जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही होगी, इसमें स्टार्ट तो नहीं हो रही ना? क्या मतलब? मतलब हाइपरटेंशन स्टार्ट में नहीं लिखा हुआ। लेकिन उसी से लिंक कर रहा है सारा कुछ। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, रिस्क फैक्टर तो नहीं है, ट्रेंड्स रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। नहीं, रिस्क फैक्टर्स अगर होंगे तो फिर हम जा सकते हैं रीजनल कोहोर्ट की तरफ। वेरिएशन। और एसोसिएशन भी नजर नहीं आ रही, कोई दो वेरिएबल्स भी नहीं है हमारे पास, तो ये डिजीज का ही जिक्र है सारी स्टेटमेंट के अंदर।
तो ये केस कंट्रोल है। समझ आ गई? अच्छा मेरा क्वेश्चन सुनना, तुमने हाँ पहले बोला था कि सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस में हमने लिखना है क्रॉस सेक्शन में जो स्नैपशॉट वगैरह लिखा हुआ था, लेकिन मैम ने बोला था कि वो तो जस्टिफिकेशन में लिखना है, सिग्निफिकेंस में उसकी लिमिटेशंस आ जाएंगी या एडवांटेजेस आ जाएंगे। हाँ, ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन मुझे मैम ने शायद इस तरह बताया। नहीं, मैं मैम से कल ही समझ के आई, तो मैम ने मुझे कल बोला था कि जस्टिफिकेशन में फिर वो और सिग्निफिकेंस में लिमिटेशंस और एडवांटेजेस आएंगे। हाँ ठीक है, तो अब तुमने जस्टिफिकेशन उल्टा के बोला है, अंदर जनरल उसकी डिटेल तो क्या इंट्रोडक्शन। बताओ वो सही क्या है। यार जस्टिफिकेशन में आपने वैसे जस्टिफाई क्यों करना होता है, आपने बताना होता है कि ये क्यों है। स्टेटमेंट के अंदर हमें तो नहीं नजर आ रहा होता कि वो कोई स्नैपशॉट स्टडी है, ये है वो है। हमने स्टेटमेंट की बेस के ऊपर जस्टिफाई करना है कि ये वही है। तो उसमें अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडी आ जाती है तो हम कह देंगे कि ये, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और अगर केस कंट्रोल स्टडी आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये डिजीज पहले आ गई है हमारे पास, और डिजीज का हम कॉज निकालेंगे इसकी। तो इस वजह से ये हमारे पास केस कंट्रोल है, क्योंकि केस कंट्रोल में डिजीज पहले होती है और बाद में हम उसके रिस्क फैक्टर्स वगैरह डालते हैं। और ये बैक इन टाइम होती है, तो हमें भी ये वाला जो टाइटल है ये बैक इन टाइम लेकर जा रहा है, इस वजह से ये हमारे पास केस कंट्रोल है। और रिस्क फैक्टर्स वाला जो है वो रिस्क फैक्टर्स आगे कोहोर्ट के अंदर, तो इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं। और हम जो है वो अब इसके पोटेंशियल डिजीजेस फॉरवर्ड इन टाइम देखेंगे, क्या मसले मसाइल इससे डेवलप हो सकते हैं, इसकी एक्सट्रीमिटीज अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है इससे। सही है? तो सिग्निफिकेंस में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही लिखने हैं, आर यू श्योर। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है। चलो ओके। उसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर शुरू के अंदर ही आ गया है, तो हमने इधर से इसको पकड़ लिया कि ये हमारे पास केस कंट्रोल है। उसके बाद इन्फ्लुएंस का वर्ड आ गया है, न्यूट्रिशनल इन्फ्लुएंस ऑन बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो दो वेरिएबल्स हैं, दरमियान में इन्फ्लुएंस आ गया, तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन स्टडी आ गई। वुमेन एम्प्लायंस विद न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस बिफोर प्रेगनेंसी, तो ये हमारे पास देखो यहाँ पर भी हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं, तो ये हमारे पास कोहोर्ट स्टडी बनती है। ठीक है, ये बिल्कुल एक जनरल स्टेटमेंट है, कोई हमें कुछ पता नहीं चल रहा, जनरल स्टेटमेंट। तो मैंने आपको बताया नहीं था कि सैफ, तुम कीज को देखकर बता रहे हो, तुम कीज को देखकर बता रहे हो, और ये मैम ने बोला कि कीज गलत है। मैं कीज देख कर नहीं बता रहा, वैसे बताओ इसका क्या है फिर 3 का। Women compliance with nutrition and lifestyle recommendations before pregnancy, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे पास जो है ये कोहोर्ट ही है। ठीक है, ये कोहोर्ट है। उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट्स हैं ऑफ सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन लफ्ज आ गया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये डिजीज है। एक्यूट माल न्यूट्रिशन इज अ डिजीज, राइट। तो ये हमारे पास केस कंट्रोल है फोर्थ वाला। फिफ्थ वाले के अंदर रिलेशन ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी कंपोजिशन, और ये रिलेशनशिप की बात हो रही है न्यूट्रिशन की, बॉडी कंपोजिशन की, फिजिकल एक्टिविटी की, स्केलेटन मसल के साथ। 2 का लफ्ज है, तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, दो चीजों के दरमियान एसोसिएशन है। और उसके बाद हमारे पास वेजिटेरियन डाइट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन अर्ली चाइल्ड, ये भी बहुत ज्यादा जनरल स्टेटमेंट है, कुछ पता नहीं चल रहा, कब पता नहीं चल रहा किसकी किसके साथ एसोसिएशन है, क्या बात हो रही है। तो ये कोहोर्ट है, सिर्फ रिस्क फैक्टर्स दिए हुए हैं, जिस तरह हमारे पास 3 के अंदर रिस्क फैक्टर्स दिए हुए थे। आ गई है समझ? हाँ थर्ड वाला बताना। तो एक बार वुमेन कंप्लायंस बस विद कर जाएगा। न्यूट्रिशन, एक मिनट रुको, जो भी बोल रहा है। वुमेन्स कंप्लायंस विद न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन बिफोर प्रेगनेंसी, देखो मैंने ये सब कुछ कराने से पहले बताया था कि जो हमारे पास कोहोर्ट स्टडी है ना, उसमें सिर्फ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अजीब सी स्टेटमेंट होती है, और एंड पर लिखा होता है इन अ टाउन इन अ हाउस, या ये जिस तरह बिफोर प्रेगनेंसी लिखा हुआ है, और एंड 6 वाली में अर्ली चाइल्डहुड लिखा हुआ है। तो ये इस तरह ही होता है, कुछ भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या कह रहे हैं,
और इसकी कोई किसी डिजीज की बात करें या क्या बात हो रही, कुछ समझ नहीं आ रही, कोई दो वेरिएबल्स भी नहीं है। तो जो जो समझ नहीं आ रही वो हमारे पास कोहोर्ट स्टडी होती है। अगर कोई बीमारी आ गई है तो हमारे पास केस कंट्रोल है, और ज्यादातर बीमारी शुरू के अंदर ही बता दी जाएगी अगर वो केस कंट्रोल होता है तो। ठीक है, आ गई है समझ? लेकिन मैं ये स्टेटमेंट समझना चाह रही हूँ कि इसमें बात क्या हो रही है, ये नहीं पूछ रही कि ये है क्या, मतलब बात क्या हो रही है इसमें। वुमेन कंप्लायंस विद न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन के उसके ऊपर क्या, अब मुझे एग्जैक्ट मतलब नहीं पता कंप्लायंस का, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन बिफोर प्रेगनेंसी वुमेन की न्यूट्रिशन और उसका लाइफस्टाइल जो है वो किस तरह से मैटर करता है या किस तरह से होना चाहिए बिफोर प्रेगनेंसी, ताकि उसके आफ्टर वर्ड्स जो है वो इम्पैक्ट्स क्या आए। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन अभी हमें से स्टेटमेंट समझने की मतलब लिटरल मतलब समझने की जरूरत नहीं है। हमने केस को आइडेंटिफाई करना है, वो हम कर चुके हैं। अच्छा अब कोई कुछ पूछ रहा था, मुझे बताएं, फिर हमने डिजीजेस का छोटा सा ओवरव्यू करना है अभी। हमारा जो क्या है फर्स्ट और सेकंड का क्या आ रहा है? इसके अंदर ही हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट इसी के अंदर। फर्स्ट हमारे पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, हम यहाँ पे ही रुक गए हैं, किसी बीमारी की बात हो रही है तो ये केस है, केस कंट्रोल है सीधा सीधा। और सेकंड वाला न्यूट्रिशनल इन्फ्लुएंस ऑन बोन मिनरल डेंसिटी है, न्यूट्रिशन की बात हो रही है बोन मिनरल डेंसिटी के ऊपर। तो बोन मिनरल डेंसिटी हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बोन मिनरल डेंसिटी डिपेंड करिए न्यूट्रिशन के ऊपर, न्यूट्रिशन एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो जहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गई और इनमें एसोसिएशन की बात हो रही है तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। और इन्फ्लुएंस का वर्ड यहाँ पर आ गया है, इन्फ्लुएंस, रिलेशन, इस तरह को ये वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है कि उसमें एसोसिएशन, लिंक है कोई, तो ये हमेशा क्रॉस सेक्शन होता है। अच्छा गाइस, किसी का केस स्टडी से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन अभी पूछ लें। मैं कह रही थी कि अगर केस कंट्रोल और कोहर्ट की जो जस्टिफिकेशन है वो बता दो, क्या लिखना है उसमें तो। केस कंट्रोल और कोहोर्ट की, केस कंट्रोल जिस तरह फॉर एग्जांपल नहीं ये मतलब मतलब जैसे अगर कोई भी हमें सवाल आ जाता है, जैसे एक स्टेटमेंट है उसको हमने पहले आइडेंटिफाई करना है। ये तो हमें चलो पता चल गया कि वो केस कंट्रोल है, क्रॉस सेक्शनल है या कोहोर्ट है। उसके आगे हमने उसके क्या स्टेप्स बनाने हैं, क्या उसकी जस्टिफिकेशन का उसके एक बाद हो वो गया। आपसे फिर पूछा होगा, खुद ही जो पूछा होगा उसका जवाब देना है, जस्टिफिकेशन पूछी होगी, उसकी सिग्निफिकेंस पूछी होगी। तो फॉर एग्जांपल ये केस कंट्रोल है हमारे पास, ये स्टेटमेंट पेपर में आ जाती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एक डिसऑर्डर है, केस है हमारे पास, और यहाँ पर कोई भी रिस्क फैक्टर्स हमारे पास, एंड पार्टिसिपेट मैटर पोल्यूशन बिफोर। तो यहाँ पर हमारे पास इसके जो है वो डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर्स वगैरह नहीं है। तो हम जो है बैक इन टाइम जाएंगे केस स्टडी को देख, इस चीज को देखने के लिए, क्योंकि ये बैक इन टाइम जा रहा है हमारा टॉपिक, तो इस वजह से हमने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये हमारे पास केस कंट्रोल है। और कोहोर्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, कोहोर्ट नंबर 3 वाली स्टेटमेंट देख लें या नंबर 6 वाली स्टेटमेंट देख लें, ये फॉरवर्ड इन टाइम है। ठीक है, वुमेन कंप्लायंस विद न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस बिफोर प्रेगनेंसी, ये अब हम देखेंगे बिफोर प्रेगनेंसी अगर उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छी थी, लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन अच्छा था, तो प्रेगनेंसी के दौरान फिर उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। ऐसी वुमेन्स को टारगेट किया जाएगा जिनकी अच्छी थी लाइफस्टाइल या न्यूट्रिशन अच्छा था प्रेगनेंसी से पहले, तो उनको देखेंगे कि जब उन पर प्रेगनेंसी आई क्या उनको कोई डेफिशिएंसी तो नहीं डेवलप हुई, वो ज़्यादा अच्छा रही हैं उनकी निस्बत जिनकी डाइट वगैरह अच्छी नहीं थी। ये हमारे पास कोहोर्ट है। ठीक है, कोहोर्ट। गाइस, केस कंट्रोल में से किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि
जो हमारी प्रेजेंट पीपीटी के अंदर मैम ने जो पीपीटी प्रोवाइड की है उसके अंदर वो जो एक मॉडल बना हुआ है, एक जो चार्ट बना हुआ है, मैं खोल कर दिखा देता हूँ, वो भी जरा माइंड में रखिएगा। अच्छा जी। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? गाइस स्क्रीन शो हो रही है? हाँ हाँ हो रही है। ये जो डिजाइन ऑफ केस है और ये जो डिजाइन ऑफ केस है, इन दोनों को माइंड में रखना है अच्छी तरह से। और उसके बाद ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इन दोनों में कंपैरिजन का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा ये जनाब, डिजाइन का क्वेश्चन कब आएगा और क्या क्यों आएगा? ये जो डिफरेंस बिटवीन डिजाइन बोथ डिजाइन्स हैं और ये मतलब दे सकती हूँ? डिजाइन, इन दोनों के डिजाइन भी ये जो बने हुए हैं ये भी माइंड में रखें, और ये वाला, इनमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के ना कुछ चैलेंजेस वगैरह लिखे हुए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें ये काफी ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बेसिकली 3 चीजों का जिक्र किया गया है। एक लिखा हुआ है यहाँ पर असेस ऑन प्री एग्जिस्टिंग डाटा था शायद। रिलायंस ऑन एग्जिस्टिंग डाटा हाँ, और पोटेंशियल फॉर रिलायंस ऑन एग्जिस्टिंग डाटा, उसके अलावा मिस क्लासिफिकेशन का खतरा होता है, जो टेम्पोरल रिलेशन होता है वो डिफिकल्टली डेवलप होता है, और कुछ इसके चैलेंजेस थे। कलेक्शन का चैलेंज था इसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन का चैलेंज था, और इंटरप्रिटेशन का चैलेंज था। ये 6 चीजें तकरीबन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कंपैरिजन आ सकता है, और उसमें आप एग्जांपल लिख के अच्छा भला वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाला। और ये बता दो, क्या ये सारा दोबारा से एक दफा। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं एपिडेमियोलॉजी की, जिसके अंदर हमारे पास एपिडेमिक आता है, एंडेमिक आता है और पेंडेमिक आता है। सबसे पहले हमें एक चीज का पता है, पेंडेमिक जो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए वो पेंडेमिक है, तो वो कोविड-19 है। इस वक्त यहाँ था, आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले पेंडेमिक था। लेकिन जब कोविड-19 वुहान के अंदर आया था, चाइना के अंदर, तो वो एक डिजीज आई थी और डॉक्टर ने उस पर रिसर्च की थी, और ऑब्वियसली जो एपिडेमियोलॉजिस्ट थे उन्होंने उसका रिस्क देखा होगा कि कितना खतरा है, कितना पोटेंशियल इसका फैलने का। लेकिन वुहान के अंदर वो एज अ एपिडेमिक फैल गई, कि कोई ऐसी डिजीज जो अनएक्सपेक्टेडली मोर देन एक्सपेक्टेशन एक इलाके के अंदर फैल जाए, तो वो एपिडेमिक थी। एपिडेमिक से फिर वो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो पेंडेमिक बन गई, ठीक है। और फिर जब उसको सर्दियां और गर्मियां एक सीजन गुजर गया, तो फिर वो पूरी दुनिया के अंदर जो था वो, जब उसको 1 साल हो गया तो फिर वो एंडेमिक बन गई मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जहां पर ज्यादा केसेस थे। लेकिन अब वो एंडेमिक या एपिडेमिक या पेंडेमिक भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अभी भी कोविड-19 के किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई केसेस वगैरह आ रहे हैं ना, वो एंडेमिक होगी। क्यों एंडेमिक होगी? एंडेमिक में ना एक शर्त होती है, कि एंडेमिक की शर्त ये होती है कि एंडेमिक के अंदर एक तो एक केस रजिस्टर होना चाहिए, और उसको बीमारी को पूरा 1 साल का अरसा गुजर जाना चाहिए। अच्छा, वो बच्चे जिनको याद नहीं रहेगा, इनमें फ़र्क याद नहीं रहेगा एपी में और एंडेमिक में और पेंडेमिक। पेंडेमिक में तो याद है कि एपी और एंडेमिक में फ़र्क कैसे कर सकते हैं। एंडेमिक का मतलब होता है इनसाइड, अंदर, अंदरूनी सतह के ऊपर, और एपी जिस तरह हमारी एंडोडर्मिस होती है, एंडोथेलियम होती है, इनर साइड वाली वॉल, और एपी का मतलब होता है ऊपर जाना, अपर लेयर, ऊपर से याद रखें एपी को ना। तो एपी से मतलब होता है ऊपर जाना। तो मतलब कि किसी भी एक खास इलाके के अंदर जब कोई चीज बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं, वो एपिडेमिक है, ठीक है, आउटब्रेक हो जाती है किसी चीज की। और एंडेमिक क्या होती है कि
अफ्रीका के पाकिस्तान के अंदर पोलियो, मैंने एग्जांपल दी थी वॉइस नोट रिकॉर्ड जिन्होंने सुना उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पोलियो एंडेमिक है। 1 साल के अरसे के अंदर जो है वो उसके पोलियो के केसेस आते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, सर्दियों में भी आते रहते हैं, गर्मियों में भी आते रहते हैं। अगर हमें जो है वो फ्लू होता है या नज़ले ज़ुकाम होते हैं सारे पाकिस्तानियों को, तो वो एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन और एट द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन होते हैं, तो तब उस लिहाज से वो एपिडेमिक मतलब होता है, या फिर एपिडेमिक नहीं कह सकते हम, जब अगर कोई वबा फूट जाती है, जिस तरह मैंने वो वुहान के शहर के अंदर बात की थी कोविड-19 की, तो वो एपिडेमिक थी। वो एक टाइम पीरियड के अंदर थी, ख़ास टाइम के अंदर और ख़ास इलाके के अंदर, मोर देन एक्सपेक्टेशन। समझ आ गई एंडेमिक की भी, कि एक केस रजिस्टर होना चाहिए लाज़मी आपके उस इलाके के अंदर, एंडेमिक के अंदर ही हो, वो पूरी दुनिया में ना फैल रहा हो या पूरी पाकिस्तान में ना फैल रहा हो, ठीक है? तो फिर ये एंडेमिक है। जिस तरह के हम कह सकते हैं पाकिस्तान के जो दूर-दराज़ रिमोट एरियाज़ हैं, केपीके या फिर बलूचिस्तान वाली साइड पे, जहाँ पे लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर पोलियो भी एंडेमिक है। सर्दियों में भी एक आधा केस आ सकता है, गर्मियों में भी आ सकता है, थ्रू आउट द ईयर कभी भी कोई केस आ सकता है, लेकिन अभी भी बीमारी एग्ज़िस्ट कर रही है। 5 केस आते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पूरी दुनिया से पोलियो वाइप आउट हो चुका है, सिवाय कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जिनमें पाकिस्तान भी आता है। तो समझ आ गई इनकी तीनों की? मुझे लग रहा था कि पहले एपिडेमिक होती है एक बीमारी, उसके बाद वो एंडेमिक बनती है और फिर पेंडेमिक बनती है। ये गलत था? हाँ, मैंने इनमें फ़र्क बताया अभी। हाँ, नहीं यही चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो रही, पता नहीं कैसे, क्यों, क्या? अब हो गई है क्लियर? फिर दोबारा बताना। सबसे पहले कोविड-19 जब आया था वुहान के अंदर, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि इसकी इतनी प्रेवलेंस हो सकती है, ठीक है? लेकिन जब वो उस रेंज से ज़्यादा फैला, तो वो एपिडेमिक करार पाया उधर वुहान के हाँ। अंदर। फिर जब वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गया, तब भी 1-2 महीने के अंदर-अंदर, तो उसको हमने कहा पैंडेमिक। तो फिर जब उसको 1 साल का अरसा गुज़र गया ना, चाइना के अंदर ही 1 साल का अरसा गुज़र गया, उसको 14 महीने हो गए चाइना के अंदर, कोविड के अभी भी केसेज़ आ रहे हैं, बेशक कम आ रहे हों लेकिन आ रहे हैं, तो फिर वो एंडेमिक हुआ। ठीक। लेकिन अगर सेपरेट एग्जांपल्स देखी जाए इनकी, तो एंडेमिक एग्जांपल में मलेरिया और डेंगू भी आ सकते हैं ना, पोलियो के साथ? एंडेमिक में मलेरिया और डेंगू भी हाँ, आ सकते हैं, अगर पाकिस्तान की बात की हाँ, जाए। एंडेमिक में। हाँ, एंडेमिक में आ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस मौसम के अंदर मच्छर ज़्यादा होते हैं तब भी हमें वो मलेरिया वग़ैरह हो, थ्रू आउट द ईयर भी मलेरिया वग़ैरह हो सकता है, कोई मच्छर निकल ही आ सकता है। और मुझे लगा था एपिडेमिक एग्जांपल में हम ये लिख सकते हैं कि अगर जब कोविड आया तो वो वुहान में आया, वुहान में उसकी आउटब्रेक हुई थी। हाँ। लेकिन इनमें फ़र्क आएगा, या तो इनमें कंपैरिज़न आ जाएगा या रिकग्निशन वाला क्वेश्चन आएगा, लेट्स सी क्या होता वो है। तो कह रही हूँ, अगर ये दोनों तीनों टर्म्स अलग-अलग आती हैं एज़ अ कंपैरिजन, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस बताना होगा किसी भी इन तीनों में से दोनों में, तो उसकी अलग-अलग एग्जांपल बता दो। एंडेमिक में अगर मलेरिया लिख दिया है तो पेंडेमिक में कोविड लिख दिया है, और एपिडेमिक में क्या लिखेंगे? ये पूछ रही हूँ। यार ये देखो इधर से निकाल लो, इधर एपिडेमिक की एचआईवी, नहीं, कौन-सी वाली है? मलेरिया, इबोला वायरस लिखा हुआ है, अफ्रीका के अंदर फैल रहा है, अ, ये एपिडेमिक है, ठीक है? किधर लेकिन है इबोला वायरस? लेकिन इबोला वायरस मतलब ये देखो ना, हाँ। प्रॉपर स्टेटमेंट है आपके पास, इबोला वायरस इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, तो आप कोई भी एग्जांपल अपने से कर लो पोर्टे हुए, जिस तरह मैंने वुहान की कोविड-19 को रगड़ा है, लेकिन इट्स प्रेफरेबल कि दोनों के अंदर कोविड-19 की ना डालो, वो समझाने के लिए था।
तो कोई भी चीज़ ले लो कि ये जिस तरह देखो इन द इबोला वायरस इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका इज एक्सेस ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आ गया, तो ये हमारे पास एपिडेमिक है। एंडेमिक देखो बिकॉज at all the times because of the prevalence of infected mosquito malaria, तो all the time बीमारी मौजूद है हमारे पास, तो ये हमारे पास एंडेमिक है ठीक। अफ्रीका के अंदर। तो हो सकता है कि अफ्रीका के अंदर इस तरह ना हो, अभी सूरत हाल सही हो, और 1 साल के अंदर हो सकता है अफ्रीका के अंदर कोई भी नहीं आया, लेकिन देखो ना पूरा सिनेरियो उन्होंने बनाया है, तो अपनी एग्जांपल को भी इसी तरह से लंबा सारा सिनेरियो मतलब बना देना, एक लाइन लिखना लंबी सारी। क्लस्टर क्या होता है कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर, मैंने जिस तरह यूएमटी की एग्जांपल दी थी कि यूएमटी के अंदर अगर कोई डिजीज ब्रेकआउट होती है, किसी को कोई डिजीज डायग्नोज होती है और वो फैलना शुरू हो जाती है ना सिर्फ यूएमटी के बच्चों के अंदर ही, तो वो क्लस्टर होगा, क्योंकि यूएमटी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है और इसका एक नाम है और इसके बच्चे हैं कुछ। तो अगर यूएमटी वाले बच्चों को लगेगी, कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उसके वर्कर्स को वो बीमारी लगती है, तो वो सारे क्लस्टर के अंदर आता है। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल एट अ स्पेसिफाइड टाइम एंड अ प्लेस। समझ आ गई इसकी भी? सैफ तुम पीछे चले जा रहे हो, नीचे जाते जा रहे हो, उसका नहीं करवाया तुमने रिस्क का, तुमने कहा था मीटिंग में करेंगे। किसका? रिस्क न्यूमेरिकल कैसे आएगा स्टेटमेंट? बहुत सिंपल है। हाँ सिंपल है, भूल गई हूँ, मिड में करके भी भूल गई हूँ। रिस्क के अंदर क्या होता है भला यार, कोई रिवाइज करवाएगा रिस्क? रिस्क नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, लेकिन फॉर्मूला पूछ रही हूँ मैं तुमसे इसका। रिस्क के अंदर हमारे पास हेल्दी इंडिविजुअल आते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन आती है। सो हेल्दी नहीं आते यार, एक्सपोज्ड या डिजीज्ड लोग आते हैं, ठीक है। हाँ बीमार लोग ऊपर आते हैं, नीचे टोटल पॉपुलेशन होती है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और इसका आंसर परसेंटेज के अंदर आता है। इंसिडेंस का आंसर जो है वो परसेंटेज में नहीं आता है, इंसिडेंस का आंसर जो है वो हजारों में कुछ आता है, और प्रेवलेंस का आंसर भी हमारे पास परसेंटेज के अंदर आता है। ऑड का आंसर रेशो के अंदर आता है 1/2, 1/5, 5/12, इस तरह करके। ओके, आगे समझ। चलो सैफ डिसीजेस करवा दो। हाँ, डिजीजेस। सैफ बात सुनना। हाँ जी। एक दफा ना ये न्यूमेरिकल्स जो है ना, ऑड रेशियो वाला और इंसिडेंट वाला, ये प्रॉपर बता दो कि किस तरह से मैम क्वेश्चन देंगी, क्योंकि मेरा मिड में सिर्फ यही गलत हुआ था। तो प्रॉपर बता दो कि इस तरह क्वेश्चन आएगा और ये फॉर्मूला लगाना है, उसको प्लीज एक दफा सॉल्व करके बता दो। आप इंसिडेंट वाला बस बता दो, ऑड और रेशियो वाला मुझे आता है। इंसिडेंट वाला आएगा कि आपके पास, अच्छा जी, इंसिडेंट वाला आएगा कि कोविड-19 के आपके पास जो है वो 2000 केसेस रजिस्टर हुए हैं मतलब नए केसेस आए हैं अभी, ठीक है, 2000 केसेस। तो उस इलाके की पॉपुलेशन आपके पास जो है वो 5000 है, ठीक है। अब आप डिवाइड करोगी 2000 को, जितने केसेस आएंगे डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, इसमें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है इंसिडेंट्स के अंदर ना, तो फिर हमारे पास कुछ हजारों के अंदर ही, अब देख लो आंसर किस तरह क्या आएगा इसका, वो हमारे पास इंसिडेंस होगा। और यार मेरे पास ना, आप जरा डिवाइड करवा क्या कह रहे हो? डिलीट करवा लें। आवाज सही नहीं आ रही। अब आप डिलीट करवा लें।
डिजीजेस, हाँ। अच्छा, टोटल हमारे पास 6 डिजीजेस हैं। सबसे पहले कोविड-19 को सरसरी नज़र से देख लेते हैं। और अच्छा जी, ये हमारे पास कोविड-19 है। कोविड-19 के अंदर ना जो एजेंट होता है वो है सार्स कोव 2। ये एजेंट है, इसकी वजह से कोविड-19 होता है, वायरस है ये सार्स कोव 2। एजेंट ये आ गया। होस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमंस भी हैं, ह्यूमन। और मैंने ये बैट भी लिखा हुआ है, मिंक भी। खैर, होस्ट ह्यूमंस विद कोविड-19 लिखना है। याद रखिएगा कि होस्ट के अंदर ह्यूमंस तो आने ही आने हैं, लेकिन डिजीज्ड ह्यूमंस आने हैं होस्ट के अंदर। डिजीज साथ मेंशन करनी है, ह्यूमंस विद कोविड-19 या इंडिविजुअल्स विद कोविड-19। तो इसके अंदर एनवायरनमेंट हमारे पास कंटेमिनेटेड ये वो। तो बट आई डोंट थिंक सो ये लिखना सही है, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड इंसानों को ही हो रहा है। ये क्यों लिखेंगे हम कि ह्यूमंस विद दिस डिजीज? लिखेंगे ह्यूमन ट्रायंगल नहीं पूरा होगा, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको ना लिखना। तो मलेरिया का जब आया था मिड में, तब तो हमने नहीं लिखा था, उसमें इंडिविजुअल लिखा था। तो इंडिविजुअल ह्यूमन में क्या फर्क है, क्या हो गया? अच्छा, ओके, सही है। अच्छा, वैसे ये चीजें याद नहीं करनी, लेकिन आपको सारी चीजों के एजेंट्स वगैरह पता होने चाहिए, क्योंकि आपके पास एक स्टेटमेंट आई होगी। मेरे ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि पीएस स्टेटमेंट भी उसकी इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो एक स्टेटमेंट आएगी जिसमें किसी बीमारी का जिक्र होगा, तो वहां पर अगर एजेंट नहीं लिखा होगा तो फिर आपको एजेंट पता होना चाहिए। सारी बीमारियों का, 6 बीमारियां, 6 का एजेंट पता होना चाहिए। वहां पर एनवायरनमेंट मेंशन होगी, इस वजह से फैली बीमारी। और होस्ट ऑब्वियसली आपको पता है ह्यूमंस ही होंगे उस बीमारी के अंदर। तो इसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं। एक तो हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल बनाना है, उसके बाद हमने ना इसकी उसके बाद हमने एनसीपी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। एनसीपी क्या है? हमारे पास न्यूट्रिशन, केयर प्रोसेस। हाँ, न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस हमारे पास है एनसीपी। तो इस एनसीपी के 4 टोटल स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 के अंदर असेसमेंट आती है, स्टेप 2 के अंदर हम डायग्नोसिस करते हैं, स्टेप 3 के अंदर इंटरवेंशन, और स्टेप 4 के अंदर मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन करते हैं। अब स्टेप 1 के अंदर एनालिसिस के फर्दर स्टेप्स हैं, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। ए फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, बी फॉर बायोकेमिकल असेसमेंट, 3 फॉर C for clinical sign and symptoms, और D for dietary regulation या dietary record। डाइटरी रिकॉर्ड कुछ डिजीजेस के अंदर हमें नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जांपल जिस तरह कोविड-19 तो इसके अंदर हमें डाइटरी रिकॉर्ड नहीं चाहिए, लेकिन हम मेंशन करेंगे, डाइटरी रिकॉर्ड लिखेंगे और उसके आगे लिख देंगे नील। ठीक है, लेकिन तुमने तो कहा था डायरी रिकॉर्ड, मतलब सब में हमने 24 आवर रिकॉल मेथड लिखना है। मैंने तो नहीं सब कहा में था, मैं तो करवा ही तुमने लग रहा कहा हूँ। था, मैंने मिड तो में बताया कहा नहीं था। किसी को, मैंने तो इसको बताया नहीं। मिड में कहा था तुमने। नहीं, ऐसा नहीं था तब भी। अच्छा, कोविड-19 की जो टेस्ट होता है वो होता है सार्क स्वैब टेस्ट। आप लोगों को बेहतर पता होगा, खानदान में दूर दराज किसी को तो होगा, या फिर कोई ना कोई बाहर तो गया होगा, तो टेस्ट ये करवाते हैं। ठीक है, पीसीआर स्वैब टेस्ट इसको कहते हैं एनालिसिस के लिए। लेकिन ये काफी ज्यादा डिटेल्ड टेस्ट है, मतलब ये एंड पर करेंगे हम। पहले सीबीसी करेंगे उसका, सीबीसी के बाद हम अगर बहुत ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये वो है तो फिर उसके बाद चलो सीबीसी के बाद पीसीआर करवा लेंगे उसका स्वैब टेस्ट। ठीक है, सीबीसी भी क्लिनिकल होगा? सबसे पहले तो सीबीसी ही होगा उसका, क्योंकि बुखार है और ये है वो है, सबसे पहले सीबीसी ही होगा। जनरल टेस्ट हर एक को लिख के दे देते हैं मुंह उठा के डॉक्टर्स। खैर, करवाना भी चाहिए क्योंकि उसके अंदर टोटल ब्लड काउंट आ जाता है, और उसी की बेस के ऊपर डॉक्टर्स जज करते हैं इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है बॉडी में या क्या सीन चल रहा है अंदर।
क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के अंदर फीवर आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट आती है, स्मेल चली जाती है। इतने सारे आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह पता है, सारे जहान के सिम्टम्स इसमें लिख देना। कोविड में कोई ऐसा सिम्टम नहीं था जो ना हुआ हो लोगों को। सबको मतलब काफ़ी सारे ऐसे सिम्टम्स थे जो वेयरिंग थे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। डाइटरी रिकॉल के अंदर आपने नील लिखना है। डायग्नोसिस हमने इसको कोविड-19 करवा दिया है। एटोलॉजी के अंदर हम कहेंगे कंटेमिनेटेड सर्विस या कंटेमिनेटेड एयर ड्रॉपलेट्स के साथ जब उसने कांटेक्ट किया तो ये एटोलॉजी थी उसकी, और ये स्टेटमेंट के अंदर होगी, मैंने बताया है। कॉम्प्लिकेशन सेवेरिटी भी शायद स्टेटमेंट के अंदर हो, क्योंकि मुझे लगता है लास्ट टाइम मिड के अंदर जो पीईएस स्टेटमेंट लिखनी थी तो उसमें कॉम्प्लिकेशन सेवेरिटी लिखी हुई थी। लेकिन सेवेरिटी के अंदर आप कोविड-19 की सेवेरिटी के अंदर डिफिकल्ट ऑफ इन ब्रीथिंग वगैरह कर सकते हैं और सांस लेना बंद हो सकती है। इसके अलावा उसका जो नर्वस सिस्टम है वो इम्पैक्ट वो भी डिसबैलेंस हो सकता है। उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो डिस्टर्ब हो सकती है, वो अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट एक्सट्रीम कंडीशन में, ऐसे ही है। और अनट्रीटेड करेंगे तो उसकी डेथ हो जाए। इंटरवेंशन के तौर पे यहाँ पे लिखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स मैंने निकाली थी, अब मेडिटेशन, पैक्सलॉयड और डेक्सामेथ्योसोन, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए होती है। कोविड की अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उनको ट्रीट करने के लिए कुछ ड्रग्स हैं। ज़रूरी नहीं है मेडिटेशन लिखनी, सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से स्टार्ट करें कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप उसको क्या ही कह सकते हैं कोविड-19 वाले मरीज़ को कि भई अल्लाह का वास्ते मास्क लगा के रखो, दूसरों को बीमारी ना फैलाओ और आइसोलेटेड रहो, तमीज़ करो थोड़ी-सी। तो बस ऐसे ही कह सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। फूड के अंदर उसको इट डिपेंड्स कि उसकी स्टेट क्या है, लेकिन हमने तो उसको जनरल गाइडलाइन ही देनी है, मीट, ऑरेंज और ये कुछ दालें वगैरह लिखी हैं। प्रोटीन ज़्यादा खाओ। उसके बाद मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन सबकी यही होगी कि शुरू के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस थे, जब हमने उसको मशवरा दिया, अपना कीमती मशवरा दिया, इंटरवेंशन की हमने, तो फिर वो केसेस कम हो गए थे। हमारी वजह से दुनिया बाकी अवाम बच गई। अच्छा जी, एपिडेमियोलॉजी, अच्छा ये हाइपरटेंशन है हमारे पास। हाइपरटेंशन के अंदर हमारे पास हेलो 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 गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है?
हेलो अच्छा सॉरी गाइस हमारी लाइट चली गई थी तो ओके नो प्रॉब्लम। कहाँ थे हम सैफ मेरी सुनना, हाँ ये PES जो है प्रॉब्लम इटियोलॉजी साइंस एंड सिम्टम्स है या सिवियरिटी प्लस कॉम्प्लिकेशंस है? सिविरिटी प्लस कॉम्प्लिकेशंस चलो मैं तो इसको साइंस एंड सिम्टम्स समझ के सॉल्व करी जा रही हूँ। मुझे कोविड की सिवियरिटी बता दो। कोविड की सिविरिटी कोविड की सिवियर लेवल पर गई, उस पे क्या लिखना है सिवियरिटी प्लस कॉम्प्लिकेशंस में कोविड में? एक मिनट क्रॉस सेक्शन उसकी सिविरिटी और कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हम लिख सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लंग डिसऑर्डर हाइपरटेंशन लंग डिसऑर्डर, लंग डिसऑर्डर के बाद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस चेस्ट पेन हाइपरटेंशन क्यों आएगा इसमें? हम आगे जा रहे हैं Yes. हाइपरटेंशन की तरफ से ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है हाँ मुझे भी। अच्छा हाइपरटेंशन के अंदर जो एजेंट होगा वो ब्लड प्रेशर होगा जो होस्ट होगा वो इंडिविजुअल होगा जिसको हाइपरटेंशन होगी और इसमें एनवायरनमेंट फूड हो सकता है या जो भी स्टेटमेंट में लिखा होगा एनवायरनमेंट वो ही होगा तो इसके अंदर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के अंदर हम वेट हाइट और BMI लेंगे उसका ठीक है और वेट सैफ, हाँ हाई बीपी को ही तो हाइपरटेंशन कहते हैं, तो उसका एजेंट कैसे हो सकता है? उसके एजेंट में जेनेटिक्स आएगा, फैक्टर्स आएंगे कुछ जिनमें नहीं जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल। एजेंट हमारे पास ब्लड प्रेशर है लेकिन हाई बीपी को ही तो हम हाइपरटेंशन कहते हैं ना। तो हाई बीपी तो नहीं ना लिखा हुआ सिर्फ ब्लड प्रेशर है एजेंट ठीक, इसके साथ फैक्टर्स भी लिख सकते हैं जैसे जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और ओबेसिटी। अगर स्टेटमेंट में मेंशन है तो लिख देना बायोकेमिकल एनालिसिस के अंदर हमारे पास सबसे पहले हाइपरटेंशन के अंदर ओके ब्लड प्रेशर मेजरमेंट आ जाती है और ECG आ जाती है और लिपिड प्रोफाइल आ जाती है ये 3 टेस्ट होते हैं साइन सिम्टम में सर दर्द होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है डिजीनेस होती है चेस्ट पेन होती है 24 आवर रिकॉल मेथड भी लेंगे क्या खाया क्या पिया कब से खा रहे हैं और PES स्टेटमेंट तो हमने उसी के अकॉर्डिंग लिखनी है जो हमारे पास क्वेश्चन होगा इंटरवेंशन के अंदर हम कहेंगे भाई सोडियम कम खाओ और स्ट्रेस V लेवल कम करो जरा हंसते रहा करो और वर्जिश ज्यादा क्या करो लेवल ऑफ प्रिवेंशन इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाएगा कुछ चीजें अवॉइड करनी है आपने और कुछ चीजें आपको जो मसले मसाइल हैं कुछ इनहेलर वगैरह और डाययूटिक्स नॉर्मली हाइपरटेंशन वाले पेशेंट लेते होते हैं उनको कहना है वो खाया करो चंगा दबा के खाया करो और अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहा करो ठीक है सैफ और हाइपरटेंशन में डायग्नोसिस में क्या लिखेंगे? PES स्टेटमेंट लिखनी है वो तो सब में और इंटरवेंशन जब हमें बताने होंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बताएंगे हाँ लेकिन मैंने इस अकॉर्डिंग नहीं किया कि ये मेरे नहीं है किसी और के हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कर लेना
प्राइमरी का पता है ना, प्राइमरी में क्या होता है, सिर्फ एजुकेट कर रहे होते हैं या वैक्सीनेशन होती है। सेकेंडरी के अंदर जिनको डिसऑर्डर होता है उनको हम कह रहे होते हैं मैनेज किस तरह किया जा सकता है, या तो मेडिटेशन बता रहे होते हैं उनको, या कुछ ऐसी चीजें जिससे वो हो सके। इंटरवेंशन के अंदर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएं सबसे पहले, और उसके बाद फिर बताएं अगर कोई मेडिटेशन उसको दे सकते हैं तो वो, वरना आप उसको फिर डाइटरी इंटरवेंशन बता सकते हैं। ये 3 चीजें मैंने की थी इंटरवेंशन के अंदर। प्राइमरी और सेकेंडरी के लिहाज से वैसे मैंने नहीं किया और मुझे नहीं लगता मैं करूँगा। मॉनिटरिंग के अंदर मैंने बताया सबके अंदर मॉनिटरिंग सेम होगी कि पहले ज़्यादा थे, केसेस अब कम हो गए, और एंड पर चार्ट लाज़मी बनाना है आप लोगों ने। हेपेटाइटिस ए के अंदर जो एजेंट होता है वो HAV होता है। हेपेटाइटिस ए का वायरस वो होता है। एनवायरनमेंट इसमें कंटेमिनेटेड फूड, वायरस जिसके अंदर वायरस डला होगा वो होगा। और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है सिम्टम्स में फीवर हो सकता है आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, नॉजिया, तकरीबन सिम्टम्स सबके सेम है। LFT करवाते हैं इसके अंदर, HAV ये कौन सी करवा रहे हो डिसीज? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस टेस्ट के अंदर LFTs हो गए हैं आपके, ताकि लीवर फंक्शनिंग पता चल सके। और anti-HAV टेस्ट होता है HAV-IgM के साथ, anti-HAV-IgM ये टेस्ट होता है हेपेटाइटिस का। ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। और RT-PCR ये भी एक टेस्ट है। बस ये 3 टेस्ट हैं। उसके बाद ओके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हाथ धोएं अपने, प्रॉपर डिस्पोजल करें चीज़ों को, और साफ पानी पिएं, वैक्सीनेशन करवाएं इसकी। और कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इसकी आ सकती है कैंसर हो सकता है, लिवर कैंसर, साइरोसिस हो सकते हैं अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो। फ्रेश जूसेस खाएं पिएं इसके अंदर, हाँ होममेड फूड खाएं, जिंजर टी पिएं, इंशाल्लाह जल्दी सेहत तो मिल जाएगी आपको। उसको कॉलेरा है, इसमें बैक्टीरिया एजेंट है हमारे पास इंडिविजुअल है। एनवायरनमेंट में क्या आएगा? किसके अंदर, किसके अंदर? एनवायरनमेंट में क्या आएगा? हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए के एनवायरनमेंट के अंदर। इन्वायरमेंट के अंदर हेपेटाइटिस ए की इन्वायरमेंट के अंदर हाँ जी। इसकी इन्वायरमेंट के अंदर कंटेमिनेटेड फूड आ सकता है, चीज़ें आ सकती हैं, पुअर सैनिटेशन आ सकती हैं, गंदा आपने खाना खाया, गंदा पानी पिया, इस एरिया में आप रह रहे हैं, गंदगी है हर तरफ, सो दैट मे बी द इशू। ये इन्वायरमेंट हो सकता है। एजेंट के अंदर एजेंट इसमें HAV हेपेटाइटिस ए वायरस ये एजेंट है। कॉलेरा हमारे पास में एजेंट बैक्टीरिया है और ये सारा कुछ है। हाइट ले ली, वेट ले ली, BMI कर लिया उसका। फिर हमने जो टेस्ट करवाए हैं ना कॉलेरा के लिए वो है स्टूल कल्चर और सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। और सिवियर इसमें डायरिया हो जाता है, कॉलेरा में डिहाइड्रेशन हो जाती है, वॉमिटिंग आती है। 24 और रिकॉल मेथड है, भाई ऐसा क्या खाया था जिसकी वजह से इतना कुछ हो रहा है। बैक्टीरिया कॉलेरा प्रॉब्लम है, इटोलॉजी लिखी हुई है, और फिर सेवेरिटी इसकी लिखी हुई है। सेवेरिटी के अंदर लिखा हुआ है कि सेवियर डायरिया, वॉमिटिंग, वही डिहाइड्रेशन हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। इंटरवेंशंस फीवर भी हो सकते हैं वैसे इसके अंदर। अच्छा, इंटरवेंशंस के अंदर और ORS पिए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपका हिला हुआ है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट उसका जारी करवाएं ताकि जल्दी सही हो जाए। अच्छा जी, मॉनिटरिंग के अंदर सेम ही आना है। डिजीजेस कम है इधर, कॉलेरा हो गई है, हेपेटाइटिस ए। डेंगू के अंदर क्या होता है? डेंगू के अंदर डेंगू वायरस जो है वो एजेंट होगा। मॉस्किटो लिखवाया था मैम ने। वही, अच्छा मेरे पास मैम का लिखा हुआ है। और मॉस्किटो में स्पेशली एक क्या ए से कुछ उसका नाम होता है। नहीं,
एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, यस। और एनोफिलिस उसमें मलेरिया में। डिसीज मैम ने मिड में बताई थी, कुछ जॉब करवा रहे हो, इन्हीं में देंगे मैम या फिर ये मैम ने वैसे ही बताई? इन्हीं 6 डिजीज में से एक आनी है। मलेरिया के अंदर देख लो मॉस्किटो एजेंट है ये वो और ये वो। टेस्ट मलेरिया के अंदर कौन से करवाने चाहिए वैसे लिखे नहीं हुए। सीबीसी, एलएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। पीसीआर, इलेक्ट्रोलाइट इसमें भी इम्बैलेंस होता है हमारा। और बीएमआई, हाइट, वेट और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। अच्छा जी, ओके। बाकी साइंस एंड सिम्टम्स है। और इसमें भी 24 आवर रिकॉल मेथड होगा ना? अगर बुखार हुआ है तो आर यू श्योर अबाउट कोविड के उसमें मतलब कोई डाइटरी रिकॉर्ड नहीं नहीं होगा? नहीं उसमें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह हो रही है, सांस फूल रहा है आपका, कोई सीरियस मसला है डाइटरी, बेचारे की फीवर जान भी बचानी है हमने। um, हम्म बता दो उन 6 डिजिट में डाइटरी। यार आपकी आवाज नहीं सही आती। सिर्फ कोविड में लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट भी तो जा रहा है, टेस्ट आ तो गया है इसमें, फूड की बात है ये, डाइटरी रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा? तो फूड की बात क्या है, फूड की बात लॉस ऑफ टेस्ट इन कोविड। तो कुछ खा के थोड़ी ना हो सकता है लॉस ऑफ टेस्ट, बीमारी की वजह से। और भी तो सिम्टम है, एक सिम्टम की वजह से हम ये थोड़ी ना पूछने बैठ जाएंगे क्या खा लिया था जो आपका जायका ही चले गया। कोई इन्फेक्शन एंटर हुआ है बॉडी के अंदर, मैं तो फौरी तौर पे सीबीसी कराऊंगा। कोई चीज रह गई है? अच्छा, पेपर पैटर्न, डेफिनेशन वगैरह देख लेना, कंपैरिजन, चीजों की कंपैरिजन, जनरल डेफिनेशन, और उसके बाद केस स्टडी आएगी हमें। केस स्टडी के बाद हमारे पास आ जाना है ये, हाँ एक चीज रह गई है, हमारी प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशंस के अंदर हमें रिजल्ट से पहले पहले सारी चीजें पता होनी चाहिए, और इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग इसका पैटर्न भी जरा देख लें। इंट्रोडक्शन आता है सबसे पहले, उसके बाद लिटरेचर होता है, उसके बाद नीड ऑफ स्टडी होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, हाइपोथेसिस होती है, सिग्निफिकेंस, मेथोडोलॉजी, डाटा कलेक्शन टूल, मतलब ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपनी रिसर्च के टॉपिक के बारे में बताना है, ऑब्वियसली कोई ना कोई आपकी कंट्रीब्यूशन तो रही होगी उसके अंदर, तो सम हाउ आपको उसके बारे में पता होगा, उस चीज के बारे में, ठीक है, कि जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक था तो उस बारे में जो भी कुछ पता है ना बस वो इंट्रोडक्शन में लिख देना अगर पूछा हुआ है तो। लिटरेचर ना लिखो, ठीक है। लिटरेचर से पहले वैसे प्रेवलेंस भी आती है, प्रेवलेंस होती है कि आपके मुल्क के अंदर उसकी कितनी प्रेवलेंस है उस स्टडी की, या उन दो वेरिएबल्स की, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है तो इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में एसोसिएशन की बात होगी, तो इसकी प्रेवलेंस आपके मुल्क के अंदर कितनी है, और बाद में फिर ओवर द वर्ल्ड बाकी ममालिक में इस पर्टिकुलर चीज की कितनी प्रेवलेंस है। तो हमारे सोसाइटी हमने जो जिस तरह हमारा उसके सोसाइटल अकॉर्डिंग आइडिएशन था, तो सोसाइटल आइडिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में कितनी होती है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में सोसाइटल आइडिएशन, और ओवरसीज में कितनी होती है प्रेवलेंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद प्रेवलेंस आती है और फिर लिटरेचर आता है। लिटरेचर के अंदर होता है कि आप जो स्टडी कंडक्ट करें उसका कोई प्रीवियस कोई वो डाटा अवेलेबल है, अगर इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट हुई है तो वो किस किसने की हुई है और उनकी रिसर्च का नाम क्या था, ठीक है।
ये चीज़ इसमें होती है, लेकिन इन दोनों को छोड़ो, लिटरेचर ऑफ प्रेवलेंस को लेकिन बता दिया। इंट्रोडक्शन के बाद सीधा नीड ऑफ स्टडी आ जाएगा कि आपको क्या ऐसी क़यामत आ गई थी कि आपको ये रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ी है। तो वही नीड ऑफ स्टडी के अंदर मैं तो लिखूंगा कि जो में हमारा टॉपिक था दैट वाज, आप लोग टॉपिक बता दो कोई अपना। सैफ हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रेवलेंस बता दो, इसमें क्या लिखेंगे? हमने तो डाली नहीं थी प्रेवलेंस। लेकिन बताओ ना, आप तुमने जिक्र किया उसका, तो क्या लिखेंगे? वो तो सर्च करके देख लो क्या होगी प्रेवलेंस पाकिस्तान में, उसकी क्या थी, और बाहर वाले ममालिक में क्या है प्रेवलेंस। स्टैटिस्टिक्स ही लिखेंगे हम, अपने से तो नहीं लिख सकते। तो बताओ ना क्या लिखेंगे, तुमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया दिमाग में। सोचती रहो सारी रात और पेपर में आ जाएगा प्रेवलेंस, कुछ ना लिख के आना, फिर रोना आगे घर। ठीक है गाइस, मुझे अपना टॉपिक्स शेयर करें, टॉपिक बताएं अपनी प्रेजेंटेशन का, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग लेकर जा सकें। कोई भी बता दे। हमारा था स्टूडेंट टीचर इम्पैक्ट ऑफ bullying को लेकर। इंटरनेट एडिक्शन। इम्पैक्ट किन के ऊपर? इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट एडिक्शन और मेंटल हेल्थ ऑफ इंट्रोवर्ट स्टूडेंट। ओके ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन। इंटरनेट एडिक्शन, हाँ जी। इंटरनेट एडिक्शन ऑन द मेंट ऑफ इंट्रोवर्ट। ठीक है, ओके सही है। तो अब इसमें नीड ऑफ स्टडी क्या आ सकती है? इसमें नीड ऑफ स्टडी कुछ इस तरह से आ सकती है कि सोशल मीडिया के बढ़ते हुए रुझान की वजह से, वैसे ही इंट्रोडक्शन के अंदर आना है, मतलब कि बहुत से पेरेंट्स जो है वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि बच्चे उनका कहना नहीं मानते और बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हुए हैं। और बच्चों के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा एक तो पहला तो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं कुछ बच्चे, और फिर जब वो सोशल मीडिया या इंटरनेट एडिक्शन के अंदर आते हैं तो अजीब अजीब असरात मुरतब होते हैं एडिक्शन होने की वजह से। वो और ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और बिल्कुल इस साइड से कट, और बल्कि एक दुनिया में जो है वो रहना लग जाते हैं। और ये क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसकी वजह से इसकी वजह से जो है वो और ज़्यादा इसके केसेस होते हैं या फिर ये फैल रही है चीज़, तो लोग इससे परेशान हैं वालिदैन अपने बच्चों को लेके। इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ी है कि या फिर इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स, हम एक्चुअली इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स के ऊपर ही या इंट्रोवर्ट बच्चों के ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं कि उनकी एसोसिएशन चेक की जा सके कि अगर वो इंटरनेट के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको इंट्रोवर्ट रखते हैं, और वो अपना एक बिहेवियरल चेंज क्यों नहीं लाते, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में क्यों नहीं जा पाते, या कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो उसमें एक इंटरनेट फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि इंटरनेट आजकल की जदीद दुनिया के अंदर है, और इस वजह से उनको सोशल कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक पे चैटिंग कर लेते हैं किसी के साथ, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेते हैं, ट्विटर खोल कर वो स्क्रॉलिंग कर लेते हैं या यूट्यूब देख लेते हैं। मतलब इसका अब फैक्टर चेक करना है कि वो जो सोशल मीडिया था वो बच्चों के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं। लेकिन नीड ऑफ स्टडी हमारी यही होगी कि मतलब पेरेंट्स को से रिलेटेड कंसर्न है पेरेंट्स के, या फिर इंटरनेट के बढ़ते हुए रुझान की वजह से लोगों के ऊपर क्या असर आ रहा है, ये नीड ऑफ स्टडी आ सकती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि असेस करने के लिए उसका इंटरनेट का रिलेशनशिप इन इंट्रोवर्ट स्टूडेंटशिप, और कह देंगे देयर इज एसोसिएशन बिटवीन इंटरनेट और ये वो, और देयर इज नो एसोसिएशन इन नल सैफ हाइपोथेसिस। हाँ 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 सैफ, मैं अपना टॉपिक बताती हूँ, उसका भी जरा बताना। नीड ऑफ स्टडी। बताओ। इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द हेल्थ अमंग स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स आ गए हैं और अच्छा नहीं, स्टूडेंट नहीं, हेल्थ आया है, हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स है, और स्मोकिंग, दो चीज़ें आ गई हैं। तो इसके अंदर आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो इंसोमेनिया का शिकार होते हैं, रात को नींद नहीं आती और अजीब उनकी तबीयत होती है। तो ये नीड हो सकती है असेस करने के लिए
कि जो इंसोमिनिया वगैरह इस तरह की हेल्थ कंडीशंस हमारे पास अराइज हो रही हैं, क्या ये स्मोकिंग की वजह से तो नहीं है? तो इस वजह से ये एसोसिएशन चेक करने के लिए कि जो बच्चे, क्योंकि क्योंकि हमने फैक्टर्स तलाश करने हैं एक यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी में और क्या खराब चीज़ होती है, ये होगी, ड्रग्स वगैरह हो सकती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो स्मोकिंग का हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं कि वो जो बच्चों के अंदर इंसोमेनिया हो रहा है या फिर वो और कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं, इम्पैक्ट्स आ रहे हैं हेल्थ के ऊपर स्टूडेंट की, तो क्या वो इसकी वजह से तो नहीं है? तो हमारे सामने एक केस आया था उसका, इंसोमिनिया का। बच्चे बेख्वाबी का शिकार होते हैं, उनको नींद नहीं आती, और भी बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस, हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं। तो हाइपरटेंशन के अंदर भी, हाइपरटेंशन भी जो है वो स्मोकिंग की वजह से होती है। बच्चों को स्ट्रेस होता है और वो स्मोकिंग करते हैं उसको लेके। तो इस तरह की 2 चीज़ें हैं, एक इंसोमिनिया हो गया और वो हो गया। मतलब कहना है कि बहुत सारे बच्चों के अंदर इंसोमिनिया आ रहा था और हाइपरटेंशन डेवलप हो रही थी, उनका हाई ब्लड प्रेशर आ रहा था। तो हमने देखना था कि अब ये किस वजह से हो रहा है। तो हम चेक कर रहे थे कि क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एडल्ट्स होते हैं या नौजवान लोग होते हैं, तो उनमें ये स्मोकिंग कॉमन है। अब स्मोकिंग की एसोसिएशन तो नहीं आ रही इन सारी डिजीज़ेज़ के साथ, तो ये नीड ऑफ स्टडी हो जाएगी। और फिर हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव टू असेस आ जाएगा। सिग्निफिकेंस के अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं, एक मिशन होता है और एक होता है हमारा, दूसरा क्या होता है कदा? क्या? एक मिशन होता है सिग्निफिकेंस के अंदर और दूसरा गोल होता है, विजन 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 होता है। हाँ, तो नहीं आएंगी, हम नहीं लिखेंगे इसको। मुझे लगता है कि ये इसी तरह आएगा, क्योंकि और क्या ही लिख सकते हैं हम सिग्निफिकेंस के ये अंदर। जो हमने लिखा है अपने में जो लिखा है वही लिखना है। मिशन सैफ, हम हम अच्छा, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट बस टू और सेट लगा दोगे हाँ, जुनैना साथ। टू असेस लगा बस देंगे। अपनी स्टेटमेंट के आगे सेट क्या कहते हैं, कदा अच्छा दोबारा बताना। यार आपका जो भी टॉपिक है ना, बस उससे पहले आपने लगा लेना है टू असेस एंड एग्जामिन, बस फिर अपना ठीक टॉपिक है, लिख। थैंक। You're welcome। सैफ हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग बता दो फिर उसका मिशन और विजन क्या होगा। मिशन और विजन, मिशन मुझे लगता है छोटा होता है ना, विजन बड़ा होता है। हाँ आई गेस, यस। तो हमारी स्टडी कंडक्ट करने का मिशन ये था ताकि हम हेलो हेलो, आवाज आ रही है कदा? हेलो 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 कदा?
हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है?